हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो गाइस? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई एकदम झारखंड सीजीएल के लिए ताबड़तोड़ कर रहे होंगे, है ना? चलिए, इसी उम्मीदों के लेकर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 77, जिसमें आपको करवाने वाला हूं एकदम टॉप 20 क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है ना, इसमें से कम आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पक्के आने की गारंटी है, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है मेरे प्यारे मित्र। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और देखिए कि वो जो मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूं कि पक्का आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में आने वाले हैं, वो 5 क्वेश्चन कौन सा है। और मैं टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग को करना क्या है कि 20 जो क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है आपको लगाना है और फिर बाद में इंड में आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही किया है। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये स्लाइड में क्या शो हो रहा है, आइए सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। यानी कि मानव आहार नली का भाग नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कौन भाग नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मुख गुहिका, ये जिसको हम लोग माउथ चैम्बर बोलते हैं या फिर बक्कल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। अगला है वायु कोशिका यानी कि एयर सेल, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर और बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि आहार नलिका का भाग नहीं है। तो आहार नलिका का जो भाग नहीं है वो है हमारा कौन सा, एयर सेल। तो राइट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर एक का राइट आंसर बी होगा। और सेशन इंड होने के समाप्त तक आपको यह भी बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं, ताकि मैं ये अंदाजा लगा पाऊं कि आपकी तैयारी अब लास्ट क्षण में किस लेवल तक का हो चुका है ना। साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मैं अगले स्लाइड में देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हो, देखिए यहां, सबसे पहले अगर इस तरह का आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। अब बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आओ सबसे पहले बताते हैं। ये देखिए, आपको जो दिख रहा है ना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या दिख रहा है आप लोग को, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब। आप अपने टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च मारिएगा ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, तलाक से एकदम लिंक दिखाई देगा क्या ईडू फाइबर का, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और इस तरह का आंसर लगा हुआ पीडीएफ, साथ ही में बेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आपकी नॉलेज को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो देखिए, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, मुख गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत जो होता है वो सभी जो है मानव पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल के प्रमुख अंग है, जबकि वायु कोशिका जो है वो स्वतंत्र तंत्र में पाए जाते हैं। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन से है, माउथ है यानी कि मुंह है, ग्रास नली है, पेट है, अग्नाशय है, लीवर है, पित्ताशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और मलाशय। ये सब जो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। परमाणु का जो नाभिक मॉडल है वो पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, हमसे ये पूछा जा रहा है। आपको भी कमेंट करके बताना है कि परमाणु का ये जो नाभिक मॉडल है वो किसके द्वारा खोजा गया था। पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दिमित्री मेंडलीफ, निल्स बोर और लुइस पास्चर। तो ये जो खोजा गया था आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर सेकंड लेने से थर्ड लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके रिलेटेड और भी क्या क्या चीजें आपको दिया जा सकता है। देखिए, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा गया था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो आकार बोलेगा तो बोलना है 10⁻15 मीटर होता है माइनस में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है उसका मान क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 6.672, है ना, 6.672 इंटू 10 इंटू 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रही है हमें ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये देखिए यहां पर और भी रिलेटेड चीजें आपको लेकर मैं आया हूं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो 6.6734 इंटू 10 to the-11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम होता है। आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था 1687 ईस्वी में दिया था। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डॉट डॉट ने किया था। यानी कि जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग जो करंट है, इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। निकोला टेस्ला किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन किया था, आइजक न्यूटन किया या थॉमस एडिसन किया था? तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, इसकी खोज किया था निकोला टेस्ला ने किया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, धुलाई का सोडा है, क्या है जी? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अगला चीज, अगला चीज लिखा हुआ है कि यौगिक CaCO2 का सामान्य सूत्र क्या होता है? समान जो नाम होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका समान सूत्र CaOCl2 होता है। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। क्या रहती है? तो क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? ये जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसमें आपको ग्रुप नंबर 17 का, कौन सा ग्रुप का? 17 का पहला एलिमेंट पूछा है, ये क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा सोडियम, चौथा ऑक्सीजन। तो पहला जो तत्व होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा बातें यहां पर क्या है, सारी की सारी बातें आपको लिख दी गई है। नेक्स्ट लेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 7। साथ में बोला कि घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डॉट डॉट में दर्शाया जाता है। तो जो हम लोग घर में एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर उद्योगों में, इंडस्ट्री में किया जाता है, या कॉमर्शियल पर्पस में किया जाता है, वहां पर जो एनर्जी का मेजरमेंट किया जाता है, किस में करते हैं? वाट में करते हैं, किलोवाट, जूल या शक्ति, किस में करते हैं? तो हम लोग करते हैं किलोवाट घंटा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और ये क्वेश्चन कई एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको, यहां देखिए साफ साफ पूरी बेहतरीन नोट्स आपको मैं दे रहा हूं। देखिए किस में करते हैं? किलोवाट घंटा में करते हैं। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है ना। किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होती है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल/सेकेंड होता है। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, तभी आप दुनिया के दौर में क्या हो सकते हैं? आगे निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य डॉट डॉट मूल्य कार्य एक डॉट डॉट का निर्माण करना होता है। किसका होता है भाई? मूल्य कार्य क्या है? प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य एक डॉट डॉट का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है? पहला ऑप्शन है mRNA कॉपी का, DNA कॉपी का, RNA कॉपी का या TNA कॉपी का। तो प्रजनन के दौरान, अगर हम बात करें प्रजनन के दौरान, ठीक है, तो प्रजनन के दौरान जो मूल कार्य होता है एक DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग
आपको 9, क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, लिखा है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। बताइए ऐसा कौन सा है चीज जो मनुष्य में उपस्थित होती है बट उसमें कोशिका है ना, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होती है। पहला ऑप्शन है अरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन है अरेखित स्नायु तंतु और चौथा ऑप्शन है श्वेत कोशिका। तो आप लोग को पता है कि हमारे ब्लड में एक सेल पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है अरिथ्रोसाइट्स, और उसमें किसी भी प्रकार की केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि अरिथ्रोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेनलेस सेल ऑफ ब्लड, यानी रक्त का एक ऐसा सेल जिसमें कोई दिमाग नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज को समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अरिथ्रोसाइट्स। ये देखिए कितने बेहतरीन चीज है आपके लिए। मनुष्य के शरीर में उपस्थित अरिथ्रोसाइट्स कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। इसकी औसत आयु जो होती है 120 दिन का होता है। इसमें हेमोग्लोबिन नामक एक क्या होती है, प्रोटीन पाया जाता है। जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसमें हेमोग्लोबिन नामक एक क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। यही कारण है कि ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है ना। ये सब चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। लिखा है कि क्विक सिल्वर क्या है। क्विक सिल्वर क्या है, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर हम लोग कहते हैं पारा को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए देखते हैं। क्विक सिल्वर हम लोग किसको बोलते हैं, पारा का। और पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 80 होता है। पारा मुक्त अवस्था में सामान्यतः मिलता है, परंतु इसका मुख्य अवयव सिनेवार होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पारा का जो मेन यस्क है, अयस्क है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपको सिनेवार। सिनेवार को वायु को ऑक्सीकृत करने पर यह मुक्त हो जाता है। यह एकमात्र द्रव धातु है। पारा एक क्या है, धातु है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव की अवस्था में पाई जाती है ना। इसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में भी करते हैं और बैरोमीटर में भी किया जाता है। किसका, पारा का। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होती है। बताइए पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है वो किसके कारण होती है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो वो होती है गुरुत्व बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, या नाभिकीय बल के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा का जो गति होता है वो होता है गुरुत्व बल के कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। देखिए डायलिसिस जो होती है ना वो तब करवाई जाती है जब किसी इंसान या किसी व्यक्ति की किडनी डैमेज हो जाता है। किडनी को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किडनी क्या काम करता है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, यानी ब्लड को छानने का काम करता है। तो जब किसी इंसान का किडनी डैमेज हो जाता है तो इस अवस्था में उनको ब्लड को छानने के लिए डायलिसिस की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13, लेकिन 13 से कर लेंगे हल्का सा फेरा। क्या फेरा करेंगे, आइए दिखाते हैं। देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, गुर्दा से संबंधित है। ठीक है ना। अब देखिए मूत्र का रासायनिक संगठन, मूत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है ये देखिए। रुधिर में एकत्रित व्यर्थ उसी पदार्थ जो कृत्रिम वृक्क की है ना सहायता से पृथक करने में क्या होता है, शुद्ध होता है। जो हमारे रुधिर में यूरिया का सामान्य स्तर जो होता है वो 17 से 30 mg/10 DL होता है। ठीक है ना। ये सारी लिखा। देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। डायलिसिस कब की जाती है, जब आपकी किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे अगला। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को कहा जाता है। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से, पोलेनकाइमा के नाम से,
या पैरेन कायमा के नाम से, तो उसे बोलते हैं हम लोग कोलेन कायमा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, देखिए अगला, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ काम। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला जो अस्थाई जो अस्थाई उत्तक है उसे कोलेन कायमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेन कायमा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार प्यारे मित्र एकदम लाइक ठोक दो, ताकि हमारे अंदर भरपूर एनर्जी आए और मैं इसी तरीका से आपको डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट करवाता चला जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिख रहा है कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है सर्च लाइट, इसमें तो होता है जी, सौर भट्टी में भी होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, किसमें नहीं होता है, तो पसदर्शी दर्पण में नहीं होता है, यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला, लेकिन अगले से पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, आराम से सुनिए। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग पसदर्शी दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पसदर्शी दर्पण यानी कि रियर व्यू, यानी गाड़ी के जो आपके साइड मिरर होते हैं ना, साइड मिरर में जो दर्पण लगे होते हैं ड्राइवर के पास, उसमें होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल धस्सा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम को। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं, आंख नाक कान के गले के द्वारा किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं, परावर्तक सतह में करते हैं। इन सब जगह हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिलिका घुलनशील होती है किसमें, HF में होता है, H2SO4 में होता है, HNO3 में होता है या HCl में होता है। तो सिलिका जो घुलती है वो आपको HF में घुलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलता है। सिलिका जो होती है वो HF में घुलती है, किस में घुलती है, HF में घुलती है। HF को हाइड्रोजन फ्लोराइड कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है ना, तो ये सब चीजों को जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, CNG का मुख्य घटक क्या है। CNG जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। इसमें तो ऑप्शन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, ये इतने पॉपुलर क्वेश्चन है कि राइट आंसर तुरंत मारना चाहिए। अब देखिए इससे मैं कितने रिलेटेड चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान देना। CNG का जो मुख्य घटक है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, है ना। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस की तरह CNG के जो मुख्य अवयव होते हैं उसमें मीथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह CNG भी एक रंगीन है, गंधहीन है और विषहीन गण है। LPG में नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये होते हैं, और इथाइल मोरकेप्टेन का मिश्रण होता है। इसमें इथाइल मोरकेप्टेन का उपयोग गंध के लिए होता है। आप देखते हो LPG से जब गैस निकलती है तो एक गंध आती है, तो ये गंध जो आने की मेन वजह है उसमें मिला दिया जाता है क्या, मिथाइल इथाइल मोरकेप्टेन मिले होने के कारण जो होती है उसकी गैस बहुत तेजी से फैलती है, गंध बहुत दूर तक फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें होती है। पहला है भूक्षारीय धातु समूह का, हैलोजन समूह का, शून्य समूह का या क्षारीय धातु समूह का। तो वो होता है शून्य समूह का, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन है। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। तो कल ही बताए थे कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी जो होती है वो हमारे सोना में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक के जो बल्ब होते हैं ना उसके फिलामेंट में जो लगे धातु होते हैं उसे हम लोग टंगस्टन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग का है ना, आप लोग का जो
स्कोर है वो अभी तक कितना रहा है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो पौधों में जल वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन का जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 77 था, इसमें आपका स्कोर क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं ये अनुभव कर पाऊं कि आपकी साइंस की तैयारी किस लेवल तक का हो चुका है। और अगर आप इस तरह का नोट्स के साथ और इस तरह से आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है आपको ईडू फाइबर ऑनलाइन हब। ठीक है, तो कल मैं फिर से लेकर आऊंगा आपको 20 और प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 78 लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय।